नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट किताबों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 10वीं क्लास है। अभी तक हमने 9 पार्ट्स में 450 उत्तराखंड के प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं में बेलाडोना की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, कुमाऊं के अंदर बेलाडोना की खेती नॉर्मन गिल के द्वारा शुरू की गई। यह क्वेश्चन एक इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं में सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती शुरू होती है? तो कुमाऊं में सबसे पहले बेलाडोना की खेती शुरू होती है अगर हम औषधीय पौधों की बात करते हैं। यह इसकी खेती 1903 में शुरू होती है, जो कि नॉर्मन गिल के द्वारा की जाती है। इन दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। उधम सिंह नगर व नैनीताल के बोक्सा बाहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जो बोक्सा बाहुल क्षेत्र हैं उनको बुक्साड़ बोला जाता है, ठीक है। बुक्साड़ शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले आईने अकबरी में देखने को मिलता है। इस वाले पॉइंट को भी आपने याद करना है। और आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो बोक्सा सबसे पहले आकर कहां पर बसे? ये क्वेश्चन पेपर में आया है। बोक्सा सबसे पहले चंपावत के बनबसा क्षेत्र में आकर बसे थे। और किसके अनुसार अगर पूछ लेगा तो आप बताएंगे अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार। अभी तक इसका नाम पूछा नहीं गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि बोक्सा सबसे पहले आकर कहां पर बसे। आप बताएंगे चंपावत के बनबसा क्षेत्र में। एक क्वेश्चन बोक्सा को लेकर और पूछा गया था कि मेहर बोक्सा कहां निवास करते हैं? तो मेहर बोक्सा आपके देहरादून वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, होंगड़, गोटरे, ढलिया किस जनजाति के त्योहार हैं? ये तीनों इंपॉर्टेंट त्योहार हैं बोक्सा जनजाति के। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए क्या कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति में गांवों के लिए मंजरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बोक्सा जनजाति में पंचायत के रूप में कौन सी संस्था काम करती है? तो उसे बिरादरी यहां पर बोला जाता है, जिसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे तखत कहते हैं। इसको भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार थोनमी संभोटा के द्वारा किया गया है। भिटाव जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो भिटाव जलप्रपात आपके बागेश्वर जिले में स्थित है। किस पुस्तक में अजय पाल को समस्त गढ़ों का विजेता यानी गढ़पाल बोला गया है? तो सारे गढ़ों का विजेता किसको बोला जाता है? अजय पाल को बोला गया है। और यह पंवार वंश का 37वां राजा था। पंवार वंश के पूरे 60 राजाओं के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है, जिसमें हमने पंवार वंश को ए से लेकर जेड तक सभी शासकों के बारे में बात करी थी। कहा जाता है पूर्व काल में जो पूरा गढ़वाल था 52 गढ़ों में विभाजित था। इन सभी गढ़ों को एक एक कर जीतता है अजयपाल, और इसी को गढ़पाल बोला जाता है। किस किताब में अजयपाल को गढ़पाल बोला गया है? एक किताब का नाम है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। यह किताब राय बहादुर पातीराम की है और यह किताब इंग्लिश में लिखी गई है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। किताब किसकी है, किस भाषा में लिखी गई है, और इसमें अजयपाल को गढ़पाल बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष मार्गरेट लेग की पहाड़ी से फिसलने के कारण फूलों की घाटी में मृत्यु हो गई थी? देखिए, जब फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी 1931 में, उसके बाद वो एक किताब लिखता है फूलों की घाटी के ऊपर, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से किताब आती है 1937 में। और इस किताब को पढ़कर जो मार्गरेट लेग थी ये काफी प्रभावित होती हैं, और 1939 में ये यहाँ का अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर फूलों पर स्टडी करने के लिए भारत आती हैं। लेकिन पहाड़ी से फिसलकर जुलाई 1939 में मार्गरेट लेग की फूलों की घाटी में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ट्रेल पास दर्रा किन जनपदों को जोड़ता है? तो देखिए, ट्रेल पास, कहीं पर दर्रों को पास भी बोला जाता है उत्तराखंड में,
तो जो ट्रेल पास है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा ये इन दोनों जनपदों को जोड़ता है। इसकी खोज 1830 में जो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था विलियम ट्रेल के द्वारा करी गई। और इसकी खोज करने में विलियम ट्रेल के साथ किसने सहयोग किया? तो एक स्थानीय व्यक्ति थे जिनका नाम था मलक सिंह बूढ़ा। तो इनका नाम भी याद करेंगे। ट्रेल पास खाली पूछा जाता है, खोज अभी तक नहीं पूछी गई है, आपको वर्ष याद करना है। सिर्फ आपसे ट्रेल पास पूछा जाता है जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। ठीक है। सिनला दर्रा किसके मध्य में स्थित है? तो एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सिनला दर्रा। यह आपकी दो घाटियों को जोड़ता है। दारमा घाटी को ब्यास घाटी से जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। ये दोनों घाटियां आपकी पिथौरागढ़ में हैं और इन दोनों घाटियों को कौन जोड़ता है? सिनला दर्रा जोड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे उत्तराखंड के जो दो अलग अलग जनपदों को जोड़ते हैं, जैसे चंपावत और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लास्पा दर्रा। बागेश्वर और चमोली को कौन जोड़ता है? सुंदरडुंगा दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली को कौन जोड़ता है? कालंदी दर्रा। उत्तरकाशी और हिमाचल को कौन जोड़ता है? यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये 6 अति महत्वपूर्ण दर्रे हैं। 4 आपके ये, एक आपका सिनला और एक जो हमने ऊपर देखा ट्रेल दर्रा। इन 6 को आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वसुधरा जलप्रपात या वसुंधरा जलप्रपात भी इसको बोला जाता है और ये आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो चमोली में माणा गांव के निकट ये स्थित है। अलकनंदा व सरस्वती का संगम कहां पर होता है? तो अलकनंदा और सरस्वती इन दोनों का संगम केशव प्रयाग में होता है। ठीक है। कई बार आपसे सरस्वती का उद्गम पूछ लिया जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम कहां है? तो सरस्वती नदी देवताल से आती है। ठीक है। जो कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत पर एक जगह है रत्ताकोना नामक जगह, उसी जगह पर एक ताल है जिसे हम देवताल कहते हैं। तो देवताल से आती है सरस्वती नदी और केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ यह संगम कर लेती है। नेक्स्ट है मानस खंड में नैनी झील को क्या कहा गया है? तो देखिए मानस खंड जो कि स्कंद पुराण का एक पार्ट है। स्कंद पुराण के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक आपका मानस खंड और एक आपका केदार खंड। केदार खंड आज का गढ़वाल और मानस खंड यानी आज का कुमाऊं। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में जो नैनी झील है इसको त्रिऋषि सरोवर बोला गया है। यह क्वेश्चन पेपर में आया है कि त्रिऋषि सरोवर निम्न में से किस ताल को कहते हैं? तो जो नैनी झील है या नैनी ताल है उसको कहते हैं। कौन से 3 ऋषियों से संबंधित है? तो 3 ऋषियों के नाम भी आपको याद करने हैं। एक ऋषि का नाम है अत्रि, दूसरे ऋषि का नाम है पुलत्स्य, पुलत्स्य यहां पर इनका नाम है, और तीसरे ऋषि का नाम है पुलहा। इन 3 ऋषियों ने यहां पर तप किया था जिनके नाम पर इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। नैनी झील की खोज किसके द्वारा करी गई? कई बार हमने कवर किया है, सीपी बैरन के द्वारा 1841 में नैनी झील की खोज करी गई। नेक्स्ट है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल है यहां पर। ठीक है। भीमताल आपके नैनीताल में स्थित है और यहां इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। इसी के निकट यशोधर मठपाल के द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बनता है लोक संस्कृति संग्रहालय किसने स्थापित किया है? यशोधर मठपाल ने 1983 में। ठीक है। भीमताल में ही किया था और भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। किस गधेरे से होकर भीमताल का जल गौला नदी में गिरता है? तो भीमताल का जल किस नदी में जाकर शामिल होता है? गौला नदी में। हल्द्वानी जो है इसी गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। भीमताल का जल भी गौला नदी में जाता है बाराखेड़ी गधेरे से होकर। यह भी पूछा जा सकता है यूके SSSC आपसे। इसी प्रकार कुछ यूनिक क्वेश्चन भी, कुछ आपके जो स्थानीय क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील 7 ताल को माना जाता है। 7 ताल भी आपके नैनीताल में है और 7 तालों का एक समूह है, इसीलिए इसको 7 ताल कहते हैं। 7 ताल कौन कौन से हैं? तो रामताल, सीता, लक्ष्मण, इसके अलावा भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल, नल दमयंती ताल, इन सब के समूह को 7 ताल बोला जाता है। माना जाता है कि इस ताल में मछलियों को नहीं पकड़ा जाता और साथ साथ में जो ये 7 ताल है
5 कोने वाला ये ताल है और इसकी आकृति अश्व खुर के समान है। यानी घोड़े के खुर के समान वाला ताल कौन है? तो वो है 7 ताल। ठीक है, यहां पर एक चीज को याद करना, कुमाऊं में, नैनीताल में एक और ताल है जिसका नाम है खुरपर ताल। जो अगर आपसे स्पेशल जानवर का नाम लेकर पूछेगा कि घोड़े के खुर के समान आकृति किसकी है, तब आप 7 ताल का नाम लेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछेगा जानवरों के खुर के समान, तब आप खुरपर ताल का नाम लेंगे। ठीक है, 7 ताल का जल किस नदी में मिल जाता है? तो जैसे भीमताल का जल गौला नदी में जा रहा था, उसी प्रकार 7 ताल का जल वलियागाड़ नदी, जिसको कहीं कहीं पर बलिया नदी भी बोला गया है, इसमें जाकर मिल जाता है। जो ये यहां पर 7 ताल हैं, कुछ तो यहां पर सूख गए हैं, सारे के सारे ताल आपस में आंतरिक जल धाराओं के द्वारा जुड़े गए हैं। इन सबका पानी वलियागाड़ नदी में जाकर मिल जाता है और यह वलियागाड़ नदी गौला नदी की सहायक नदी है। यानी अंततः इसका पानी भी किस में जाता है? गौला में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब और कहां हुई थी? तो उत्तराखंड में सबसे पहले गंधक की खोज होती है 1957 में चमोली के रूपगंगा घाटी में, और यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित 1961 में किया गया था। इनको लेकर आपको 3 वर्ष याद करने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1960, 1961 और 1968। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1961 में पद्म भूषण मिला और 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये वर्ष भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? तो कुमाऊनी बोली के पहले भाषा वैज्ञानिक किसको माना जाता है? गंगादत्त उप्रेती को माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा, इनका जन्म भी कुमाऊं में होता है, कौसानी में इनका जन्म होता है, 1920 मई को इनका जन्म होता है। ठीक है, 20 मई 1900 ईस्वी में। इनकी एक कुमाऊनी भाषा की फेमस कविता है जिसका नाम है बुरुंश, इसको भी याद करेंगे। मेमोइर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक है? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेमोइर्स ऑफ देहरादून जीआरजी विलियम की, जीआरसी विलियम होगा यहां पर। ठीक है, जीआरसी विलियम की रचना है, 1874 में यह रचना आती है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कई बार पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि जो गुरु राम राय थे उनको 3 गांव शुरुआत में किस पंवर शासक ने दिए थे? तो हम पढ़ते हैं फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। इस बात का उल्लेख हमें इसी रचना में देखने को मिलता है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मनोहर श्याम जोशी, इनके इंपॉर्टेंट कुमाऊनी उपन्यास हैं कयाप और कश्यप, इन दोनों को आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, 124 छोटे बड़े मंदिरों का यह समूह है और यह मंदिर समूह आपके जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे हमने बोला, यह आपके 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। आपसे क्वेश्चन बनता है, इन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, और सबसे विशाल मंदिर पूछेगा दिनदेश्वरा मंदिर, यहां का सबसे विशाल मंदिर है। ठीक है, जागेश्वर धाम किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। यहीं पर उन्होंने तपस्या करी थी और यहीं पर भगवान कार्तिकेय जी का जन्म भी इसी जगह पर हुआ। तो यह भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुलसारी सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कुलसारी का सूर्य मंदिर यह आपके चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में कई सारे सूर्य मंदिर हैं जिनके लोकेशन आपसे लगातार पूछी जाती रहती है। जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है यह आपके चमोली में है। एक पूछा जाता है मढ़ का सूर्य मंदिर कहां है? तो यह आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। एक आता है पलेठी का सूर्य मंदिर, तो यह आपके हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। एक आता है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, यह उत्तर काशी में स्थित है। और एक है खैती खान का सूर्य मंदिर, यह आपके चंपावत में स्थित है। और सबसे फेमस तो आप जानते ही हैं कटारबल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नागदेव ताल कहां स्थित है?
तो नागदेव ताल, रानीखेत, अल्मोड़ा में पड़ता है और यह भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? तो हाल ही में पूछा गया। कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत ये घोषित किया 7 दिसंबर 2017। पेपर में आपसे डेट सहित पूछा गया था, तो 7 दिसंबर 2017 दोनों आपको याद करना है, डेट भी और वर्ष भी। मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी रचना है? तो मालिनी सभ्यता के खंडर यह रचना ललिता प्रसाद नैथानी की है। ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है गढ़वाल भाबर तब और अब किसकी रचना है? आप बताएंगे ललिता प्रसाद नैथानी की। क्वेश्चन बनता है गढ़वाली चित्रकला शैली ये किसकी है? ललिता प्रसाद नैथानी की। और साथ में मालिनी सभ्यता के खंडर। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कण्व आश्रम है ये आपके कोटद्वार के नजदीक है और मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के। और ये कोटद्वार के नजदीक है, लेकिन कोटद्वार खो नदी के तट पर है और कर्ण आश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है ये जो कर्ण आश्रम है किन पर्वतों के मध्य में है? तो यह आपके हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है, मालिनी नदी के तट पर है। ये मालिनी नदी और जो कोटद्वार है वो खो नदी के तट पर है। ये दोनों की दोनों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? तो पवार शासन काल में गांवों से राजस्व एकत्रित करना, गांवों से टैक्स कलेक्शन करना, यह काम प्रधान के द्वारा किया जाता था। यह भी आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है। प्रधान का पद वंशानुगत होता था, इसको भी याद करेंगे। ठीक है। प्रधान कौन होता था? गांवों में राजस्व एकत्रित करना और फिर उसके बाद जो भी धन ये इकट्ठा करता था उसे थोकदार को सौंप देता था। ठीक है। जो थोकदार होता था ये परगनों से वसूली करता था, यानी एक परगने के अंदर कई सारे गांव होते थे, तो गांवों से वसूली करेंगे प्रधान और परगनों से वसूली करता था थोकदार। ठीक है। इन थोकदारों को कमीण भी बोला जाता है और इनको सयाना भी बोला जाता है। तो दोनों एक ही नाम है, प्रधान थोकदार को देगा, कमीण को देगा या सयाना, ये तीनों पद एक ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पवार काल में मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को गूंठ या विष्णु प्रीति बोला जाता था। ठीक है। वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए या तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था उसे क्या कहते थे? तो पूर्व काल में उत्तराखंड में वह अनुदान जो राजाओं के द्वारा, पवार राजाओं के द्वारा दिया जाता था धर्मार्थ कार्यों के लिए या जो तीर्थ यात्री आते थे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए, उस अनुदान को सदाव्रत बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया होता था और जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के पास होता था उसे क्या कहते थे? तो पूर्व काल में उत्तराखंड के अंदर ऐसी भूमि जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है कि ये किसकी भूमि होगी, पूरा गांव उस भूमि का मालिक होता था, ऐसी भूमि को संजायत भूमि बोला जाता था। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर डब्ल्यू फिनले था। यह कुमाऊं का अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर भी था, इसको आपने याद करना है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद भारत आजाद हो जाता है। स्वतंत्र भारत का कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो वो थे के.एल. मेहता। ये आजाद भारत के पहले कमिश्नर भी थे कुमाऊं के और साथ में पहले इंडियन कमिश्नर भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, जैसे सल्ट की घटना होती है, देघाट गोलीकांड होता है 1942 में, गुजरू आंदोलन होता है। तो सब कुछ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ और उस दौरान कुमाऊं का कमिश्नर जे.सी. एक्टन था। ठीक है। जब 1920 में असहयोग आंदोलन चला उस दौरान कौन था? तो पर्सी विंडम था। ठीक है। इनको भी याद करना है, जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उस समय कमिश्नर कौन था। नेक्स्ट है हेनरी रैमजे मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो हेनरी रैमजे जिनको कुमाऊं का मुकुट रहित राजा यानी कि बेताज बादशाह बोला जाता है, यह मूल रूप से स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय डलहौजी, उसका चचेरा भाई था हेनरी रैमजे।
इसने कुमाऊं में 44 वर्षों तक शासन किया, अलग अलग पदों पर रहकर। 1856 से लेकर 1884 तक यह कुमाऊं का कमिश्नर रहा और 1840 से लेकर 56 तक यह असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम करता है। तो इस पूरे काल को आपने यहां पर याद करना है, लगभग 44 वर्षों तक यह यहां पर शासन करता है। रैमजे का विवाह किस पूर्व कमिश्नर की बेटी के साथ हुआ था? तो हेनरी रैमजे का विवाह लुशिंगटन की पुत्री के साथ हुआ था। लुशिंगटन कुमाऊं का चौथा कमिश्नर था, हेनरी रैमजे कुमाऊं का छठा कमिश्नर था। इसी की बेटी के साथ रैमजे का विवाह होता है। इन दोनों के बीच में जो पांचवा कमिश्नर आया था उसका नाम था बेटन, और इसी के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है। किस कमिश्नर ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था? तो अंग्रेजों को कुमाऊं में बसाने का विरोध हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो राज्य में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास भी हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? तो नैनीताल में भीषण भूस्खलन होता है 1867 में, पहली बार भूस्खलन होता है और इसके कारणों का पता लगाने के लिए रैमजे के द्वारा हिल साइट सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है 1867 में। अगला है, वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। वंदे मातरम को कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी के द्वारा 1906 में किया गया था। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं कांग्रेस भी इसको कहते हैं। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है, यहां 1912 में हुआ था। ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कब बनी? गढ़वाल कांग्रेस 1918 में बनी। नेक्स्ट है, वर्ष 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित करी थी? तो होम रूल लीग की एक शाखा देहरादून के अंदर स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा 1918 में स्थापित की गई थी। ठीक है। रम्माण नृत्य को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? तो रम्माण नृत्य यह भी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है और इसे 2 अक्टूबर 2009 को इस सूची में शामिल किया गया था। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लेकर पेपर में पूछा गया था, रम्माण नृत्य आपके किस गांव से संबंधित है? तो चमोली के जो सलूड़ डुंगरा गांव है वहां से मुख्यतः संबंधित है रम्माण नृत्य। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। देखिए, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से ही उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की मांग चल रही थी। 1973 में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। जो कुमाऊं में बनता है उसे कहते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय, जो गढ़वाल में बना, श्रीनगर में बना, उसे बोला गया गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय को 1989 में एचएनबी का नाम जोड़ दिया गया, यानी 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम जोड़ा गया और इसका नाम हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसके बाद 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो इसको आपने याद करना है, पेपर में आता है एचएनबी का नाम कब जोड़ा, केंद्रीय विद्यालय का नाम इसको कब दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, ये दोनों आपको याद करना है। और अगर आपसे पूछेगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो 1973 आप बताएंगे। नेक्स्ट है, चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कार्य कब शुरू हुआ था? तो अंग्रेजों के द्वारा चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान कार्य यह शुरू होता है 1890 से। यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। जौलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब होती है? तो मधुमक्खी पालन केंद्र नैनीताल के जौलीकोट में स्थापित किया जाता है 1938 में। ठीक है। अगला है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में पहली बैठक किस स्थान पर होती है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक 1940 में होती है और यह बैठक डाडा मंडी में आयोजित की जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है, राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उनका नाम था जगमोहन सिंह नेगी। और प्रथम महिला सत्याग्रही कौन है? उनका नाम है भागीरथी देवी। दोनों के नाम याद करेंगे। नेक्स्ट है, टिहरी के नरेशों की पारंपरिक उपाधि क्या थी? तो जो टिहरी नरेश थे, पवार वंश के नरेश थे, इनकी पारंपरिक उपाधि थी बुलांदा बद्रीश। क्वेश्चन बनता है, किस वंश के शासकों को बुलांदा बद्रीश उपाधि उनकी दी गई थी? तो ये थे टिहरी नरेश। इनको भी आपने याद करना है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड का मिक्स रिवीजन यहां पर करते हैं। आपको हर क्षेत्र के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टों को भी हम यहां पर कवर करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी की सारी, उन सब के क्वेश्चंस आपको यहां पर इसी प्रकार देखने को मिलते हैं। ये हमारी आज हमने इसकी 10वीं क्लास को कवर किया है। 10 क्लास में 500 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा, प्लेलिस्ट से आप इन सभी को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपका उत्तराखंड मजबूत नहीं है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के जो हमारी अलग अलग सीरीज हैं जिसमें हमने बुक वाइज उत्तराखंड को कवर किया है, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस करते हुए जरूर चलें। उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन आपसे अभी तक पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग पेपरों में यूके से रिलेटेड, उनके ऊपर अलग से एक मास्टर वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने 700 से ज्यादा एमसीक्यूज को एक सिंगल वीडियो के अंदर, जिसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यूके SSC के द्वारा जो पूछे गए हैं उनको कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।